Hello everyone. In this video lecture we will discuss some iterative methods. Previous video lectures में हमने कुछ direct methods solve किए हैं just like Gauss elimination method, Gauss Jordan method and then LU decomposition method. Now we discuss iterative method. Iteratives means हमारे पास यहाँ पर कुछ initial guess हम कॉल करके चलते हैं. Means हमारे पास solution ही होगा, something approximate solution हम उसे कॉल कर सकते हैं और वो हमारे exact solution से कुछ different होगा. हम जो हमारे पास मेथड दिया गया है, जो यहाँ पर प्रोसीजर दिया गया होगा, ठीक है, जो कह सकते हैं आपके पास जो फॉर्मूला है आप उसको इटरेटिवली वन टाइम आपने अप्लाई कर लिया, देन अगेन आप अप्लाई करते हैं, देन अगेन एंड अगेन, इस तरह से एक सीक्वेंस आप फॉर्म कर लेते हैं कि आपने 2 3 4 टाइम्स उसको अप्लाई किया. सो तो जो आपके पास आफ्टर अगेन एंड अगेन रिपीटेशन जो आप कर रहे हैं, दिस वन इज नोन एज द इटरेशंस. और इसी वजह से हम इन मेथड्स को बोलते हैं इटरेटिव मेथड्स. सो हमें इटरेटिव मेथड्स में सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन की, जिसको हम अपनी तरफ से कॉल करके चलते हैं कि से मे बी दिस इज द सोल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम. ओके, सो इसको अब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए डिटेल्स में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि जो ज़रूरत पड़े उतना ही मैं लैंग्वेज आपको यूज करूँ, अदरवाइज केवल वर्बली आपको यहाँ पर एलेबोरेट करता हूँ. हमारे पास सपोज कोई सिस्टम है AX इक्वल्स टू V, इसका हमें यहाँ पर सोल्यूशन निकालना है. तो एग्जैक्ट सोल्यूशन तो हमारे पास x की वो वैल्यूज, वो वेक्टर आएगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, बट हमारे पास इस तरह का सोल्यूशन नहीं है. हम कॉल कर लेते हैं सपोज x इक्वल्स टू x नॉट बी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन. हम ये अपनी तरफ से मान लेते हैं कि ये इसमें इसका सोल्यूशन है. मीन्स एग्जैक्ट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, बट जैसे आप x नॉट पुट करेंगे तो कुछ आपको एरर्स भी मिलेंगी. ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पर भी यहाँ पर आपको बता देता हूँ. इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन, मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं ले रहा, मैं अलजेब्रिक इक्वेशन ले लेता हूँ जो मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी x प्लस 1 इक्वल टू 0 ले लिया. सपोज अगर हम ये कह दें कि x इक्वल टू से 0.5 इज द सोल्यूशन विद x इक्वल टू माइनस 0.5 इज द सोल्यूशन. तो आप माइनस 0.5 पर देख रहे हैं कि आपके पास कुछ वैल्यूज तो आ रही हैं. -0.5 प्लस 1 विच इज 0.5, तो आपको 0.5 की एरर मिल गई. थोड़ा और क्लोज चले जाए, हम इसको -0.9 मान लेते हैं. अगर मैंने -0.9 कॉल कर लिया तो अब हमारे पास कितनी एरर आ गई? 0.1 की एरर आ गई. तो इस तरह से आप इसको कॉल करके चलेंगे. जो x नॉट है वो आपके पास इस तरह से होगा, ठीक है, और उससे आप इसको आगे प्रोसीड करेंगे. ठीक, सो यहाँ पर अभी हम कोई मेथड अप्लाई नहीं कर रहे, जस्ट आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप x नॉट किस तरह से टेक करते हैं, क्या होता है, आपको किस तरह से एरर कैसे अकर्स होती हैं उसके अंदर वो, तो वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया. अब हमारे पास आता है कि जो इटरेटिव मेथड्स हैं उनको यहाँ पर हमें अप्लाई करना है. x नॉट आपने कॉल कर लिया, उसके थ्रू इटरेटिव मेथड्स की कुछ अपनी रिस्ट्रिक्शंस होंगी. ठीक है, सो जो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मेन यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन है वो आपके पास है द गिवन सिस्टम से दिस इज द वन सिस्टम वन इज, ये आप यहाँ पर एक नोट करके समझ सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर द इटरेटिव मेथड्स. सो सिस्टम वन इज, sorry, not system 1, coefficient matrix of system 1 is diagonally dominant. अगर आपके पास जो coefficient matrix है is diagonally dominant, then we can apply the iterative methods, these iterative methods. Otherwise you can't apply, or you can say our method may not converge to the true solutions, to the true values. तो ये एक प्रॉब्लम आती है यहाँ पर. कन्वर्जेंस भी आएगा. हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेरिवेशंस आपको कन्वर्जेंस का नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ अभी कन्वर्जेंस का मैं जब बाद में अगर मेरे पास टाइम बचेगा, अगर मुझे लगता है कि हाँ इनफ टाइम है, सो उसका हम डेरिवेशंस भी फिर आपको आफ्टर द कोर्स यहाँ पर देंगे. लेकिन अभी हम इस बिटवीन अभी आपको डेरिवेशन नहीं दे रहे. तो कन्वर्जेंस एक टर्म आएगा, उसको किसी दिन अगर थोड़ा बहुत भी आपके 5-10 मिनट्स का टाइम होगा तो मैं उसमें अलग से एलेबोरेट कर दूंगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ एनी इटरेटिव मेथड.
ओके, सो आज हम केवल अभी पहले फोकस करते हैं इसके सोल्यूशन पर। सो डायगोनली डोमिनेंट जो मैट्रिक्स आपने बोल दिया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स डायगोनली डोमिनेंट, तो आप यहाँ पर एक तरह से थोड़ी एक छोटा सा हेडिंग डाल के लिख ही लीजिए, डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स। मैं शॉर्ट में आपको अभी लिख रहा हूँ, मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनली डोमिनेंट इफ diagonal element of each row is greater than the sum of moduli of the rest elements in that particular row. So summation of aij for j not equals to I, summation goes from j equals to j not equals to I, where I is going from 1 to, this depends on the order of matrix. So order of A is n by n, then this is n. If A is 3 by 3, then this I goes from 1 to 3. ओके, तो इस तरह से आपके पास जो डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स डिफाइन की जाती हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स से हमें जो सम है, सम ऑफ द रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स से ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए. So this one basically condition, this condition diagonally dominance is basically the sufficient condition for the convergence of the iterative method. तो ऑलरेडी हमारे पास सफिशियंसी यहाँ पर आ रही है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है. ठीक है, नेसेसरी का मतलब ये हो गया कि अगर वो होती है तो मे बी आपके पास अगले की कंडीशन हो सकती है, नहीं हो सकती. लेकिन सफिशियंट मीन्स डेफिनेटली अगर ये आपके पास प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो फिर आपका जो इटरेटिव मेथड है इट विल कन्वर्ज. ओके, सो हम सफिशिएंट कंडीशन ये लेके ही चल रहे हैं, इसी के थ्रू हम बेसिकली कन्वर्जेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें अगले डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे गारंटी मिल जाती है आवर इटरेटिव मेथड इज ऑलवेज कन्वर्जेंट. ओके, सो कुछ आपको यहाँ पर एक दो इटरेटिव मेथड्स दिए गए. सो देयर आर टू इटरेटिव मेथड्स बेसिकली. नंबर 1 गॉस जैकोबी iterative method, and number 2 Gauss-Seidel मेथड. ठीक है, अब सबसे पहले इनकी वर्किंग प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है, क्योंकि हम भाई ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको हम थोड़ा सा एक इलस्ट्रेशन से देख लेते हैं, फिर इनके फॉर्मूलेज भी लिखेंगे कि गॉस जैकोबी का क्या है और गॉस-सीडेल का क्या है. दोनों को अभी इसी क्लास के अंदर हम बाइंड अप कर लेते हैं. ओके, सो सबसे पहले हम एक सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं, से मे बी 3/3. कंसीडर ए सिस्टम ऑफ, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ओके, ऑफ ऑर्डर 3. बेसिकली ये ऑर्डर वर्ड यूज नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो यहाँ पर जो मैंने ये ऑर्डर लिखा है 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स. बाकी टेक्निकल वर्ड ये यहाँ पर ऑर्डर नहीं है. ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिए कि हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स हैं. हमने बेसिकली जो ऑर्डर डाला है वो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स के रिगार्डिंग डाल दिया है. ओके, जो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया है. सो आपके पास 3/3 की मैट्रिक्स आप कंसिडर कर सकते हैं, से A11 x1, A12 x2 plus A13 x3, maybe say some B1, A21 x1, A22 x2 plus A23 x3 equals to B2, A31 x1, A32 x2 plus A33 x3 इक्वल्स टू B3. अब सबसे पहले ये जो सिस्टम हमने कॉल किया है, मे बी से सम सिस्टम नोन एज द से स्टार. अब ये सिस्टम हमारे पास कॉपी इन मैट्रिक्स फॉर्म, आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म भी लिख सकते हैं. दिस इज AX इक्वल्स टू V. सो दिस कॉफिशिएंट मैट्रिक्स, यहाँ पर अगर हम ये एज्यूम कर लें कि दिस कॉफिशिएंट मैट्रिक्स इज डायगोनली डोमिनेंट, देन वी कैन राइट द सोल्यूशन फॉर दिस स्टार. सो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम
आपको क्वेश्चंस में चेक करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमें क्योंकि एक जनरल डेरिवेशन की बात कर रहे हैं, सो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम ए इज डायगोनली डोमिनेंट आपने डायगोनली डोमिनेंट ले लिया है, मीन्स ये जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये डोमिनेट कर रहे हैं आपकी मैट्रिक्स को। ओके, सो वी कैन सॉल्व इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन नंबर में, क्योंकि 1 2 3 तो कहा नहीं है, सॉरी, सो अब हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा, वी कैन सॉल्व या वी कैन फाइंड x1 from first equation, or you can write we can solve first equation for x1, we can solve first equation for x1, second for x2। आपको मैंने यहाँ पर देखिए सर्किल कर रखे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमने x1 के लिए कर लिया, सेकंड x2 के लिए कर लिया, थर्ड x3 के लिए कर लिया। कंडीशन ये है कि डायगोनली डोमिनेंट होना चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड फॉर x3, so our solution can be written as x1 equals to 1 upon a11, which is b1 minus a12 x2 minus a13 x3, x2 is 1 upon a22 b2 minus a21 x1 minus a23 x3, x3 is 1 upon a33 v3 minus a31 x1 माइनस a32 x2। सो इस तरह से आप सोल्यूशन यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अब आता है इटरेशंस की बात आती है, क्योंकि अभी हमने इटरेशंस तो लिखे नहीं है, तो इटरेशंस के लिए अब हम यहाँ पर बेसिकली गॉस जैकोबी एंड गॉस सीडल डिफाइन कर देते हैं। सो फर्स्ट वन इज गॉस जैकोबी। क्या होगा, इटरेशंस की हम बात कर रहे हैं, सो सेम फॉर्मूला x1, यहाँ पर हम n+1th इटरेशन ले लेते हैं, विच यूज द प्रीवियस इटरेशन। तो आप जो नेक्स्ट इटरेशन की बात कर रहे हैं इसमें प्रीवियस इटरेशंस की आप वैल्यू यूज कर रहे होंगे। दिस वन इज a11 b1 माइनस a12 x2 एट nth इटरेशन वैल्यू। तो हम जब नेक्स्ट इटरेशन को सॉल्व करने जा रहे होंगे, मीन्स हमने x0 जो कंसीडर किया है वो फर्स्ट इटरेशन में यूज कर लेंगे, जो फर्स्ट इटरेशन में वैल्यू आ रही है उसको सेकंड इटरेशन में यूज कर लेंगे। इस तरह से हम जो इटरेशन बाय इटरेशन हमारा जो सोल्यूशन है उसको हम इम्प्रूव करते चलते हैं, और ये इतना इम्प्रूव करना होता है जिससे हमारे पास जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है, जो हमारा एक्यूरेट सोल्यूशन है, वहाँ तक हम पहुँच सके। और ये जो प्रोसेस है जहाँ से आपका ये जो सोल्यूशन आपका इम्प्रूव हो रहा है, दिस वन बेसिकली इज नोन एज द कन्वर्जेंस। तो इसी से हम इसी को वर्ड यूज करते हैं कि इटरेटिव मेथड इज कन्वर्जेंट। माइनस a13 x3 एट nth पोजीशन, सॉरी इटरेशन। इसी तरीके से आप सारे लिख लेंगे। x2 एट n+1th कैन बी डिफाइंड एज 1 अपॉन a22 v2 माइनस a21 x1 एट nth इटरेशन माइनस a23 x3 एट nth इटरेशन एंड x3 एट for n+1th iteration can be written as 1 upon a33 b3 minus a31 x1 at nth iteration minus a32 x2 at nth iteration। ओके, सो ये आपके पास आ गया गॉस जैकोबी। इसी तरीके से आप गॉस सीडल लिख सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस आता है, और वो डिफरेंस क्या है, और इन दोनों रिजल्ट्स में जो मेथड्स हैं किस तरह से ये आपके प्रॉब्लम्स पर परफॉर्म होते हैं। x1 एट n+1th, देखिए अभी हमारे पास nth इटरेशन की वैल्यू अवेलेबल है जब हम x1 डिफाइन कर रहे हैं, तो ये तो गॉस जैकोबी की तरह आपको सेम कॉपी कर देना है। b1 माइनस a12 x2 एट nth इटरेशन माइनस a13
x3 एट nth इटरेशन। अब x2 आ गया n+1th इटरेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, x1 आप ऑलरेडी अभी अपडेट कर चुके हैं। तो गॉस सीडल बेसिकली क्या करता है कि जो भी आपकी लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू होती है उसको हम यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं। अभी इनके नाम भी हम डिफाइन करेंगे कि अगर हम इनकी वजह से किस तरह से इनको नॉमिनेट भी करते हैं। सो दिस वन इज A22 और यहाँ पर क्या हुआ है कि आपके पास AX1 अभी n+1th इटरेशन पे अवेलेबल है। सो आप A21 x1 एट n+1th इटरेशन यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको यूज करना होता है रिसेंट वन, ओके। और x3 नहीं है तो उस x3 पे हमने n यूज कर लिया है। अब हम x3 और n+1th इटरेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो 1/A33 v3 माइनस A31 x1 हमारे पास n+1th पर अवेलेबल है, x2 हमारे पास n+1th पर अवेलेबल है। तो हम ये रिसेंट वैल्यूज यूज कर देते हैं, ओके। तो इस तरह से आप ये वैल्यूज को डिफाइन, जो फार्मूलाज हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं। अब ये बेसिकली इसी रीजन की वजह से दिस वन गॉस जैकोबी इज बेसिकली नोन एज द साइमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर जो वैल्यूज आप चेंज कर रहे हैं, दिस वन इज साइमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट, दिस वन इज साइमल्टेनियस displacement while in Gauss Seidel this is successive because आप देख रहे हैं यहाँ पर nth आपने यूज किया, लेकिन जैसे आपके पास n+1th मिला आपने उसको यूटिलाइज कर दिया। सो ड्यू टू दिस अपडेशन दिस इज नोन एज सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट। मैं इसको डिटेल्स में नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज क्योंकि हमें क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है, ओके।